दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के ऊपर। जो मेथड लेवल 2 या लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये कोर्स कंटेंट में भी है। उसमें कोर्स कंटेंट में ऐसा लिखा है SNTTC 1A, वो भी आपको पढ़ना है। बेसिक एग्जाम देने जाओगे तो उसमें भी आपको वो पढ़ना है, तो आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो आपको एकदम डेप्थ में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 1 क्या है? एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जनरली टोटल 13 चैप्टर है। टोटल 13 चैप्टर में यहाँ पे कोर्स कंटेंट तैयार किया है, उसमें 13 चैप्टर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर नंबर 1। नया बैच जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल धामेलिया। यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, कोई टेक्निकल डाउट है तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टोटल SNTTC 1A उस 2020 जो अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, मैं अभी आप लोगों के हाथ में दिया है। ठीक है, ठीक है ना, वो थोड़ा घुमाओ पीछे एक। तो वो जो SNTTC 1A है उसमें कितना मेथड दिया गया, कितने मेथड में लेवल 1 कर सकते हैं, कितने मेथड में लेवल 2 कर सकते हैं, कितने मेथड में लेवल 3 कर सकते हैं, वो यहाँ पे SNTTC 1A में दिया गया। टोटल 16 मेथड है। कितना? 16 मेथड। तो पहला मेथड है एक्वास्टिक इमिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, तीसरा ग्राउंड पेनेट्रेंट रडार, चौथा गाइड वेव टेस्टिंग, चौथा लेसर मेथड टेस्टिंग, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमन आप लोग अभी वही भी करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग, खाली रेडियोग्राफी टेस्टिंग का भी है। ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और वाइब्रेशन एनालिसिस और विजुअल टेस्टिंग। तो जनरली ऐसे 16 मेथड है जिसमें आप लेवल 1 कर सकते हैं, लेवल 2 कर सकते हैं या तो लेवल 3 भी कर सकते हैं। ये मेथड है क्या? तो ये मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब ये जो मटेरियल है उसको बिना तोड़े, कोई भी मटेरियल हो, मैं तो एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये मटेरियल को बिना तोड़े, उसके अंदर कोई क्रैक है, पोरोसिटी है, पिनहोल है, वो सब चीज बिना तोड़े आप पता कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? बिना तोड़े। होता है ना, कुछ लोग तोड़ के पता कर सकते हैं, तो तोड़ के जो करना है पता, उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं, और बिना तोड़े कर सकते हैं उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो ये क्यों करते हैं लोग, जनरली मैं यहाँ स्टार्ट किया ना, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड विजुअल टेस्टिंग, ये सब। कुछ लोग तो एडी करंट टेस्ट भी करते हैं, है ना। जितने ज़्यादा मेथड में करोगे उतना आपके लिए भी फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं करने का कि गाइड वेव टेस्टिंग जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, 12-15 साल बीत गया लेकिन कभी गाइड वेव टेस्टिंग का आपने लेवल 2 कर लिया या तो लेवल 3 कर लिया, कुछ काम आया नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़रूरत है, जहाँ से पैसा ज़्यादा आता है वही करना चाहिए। आजकल मार्केट में 5 चल रहा है तो आपको 5 में करना चाहिए। बाकी तो हाँ, आपको कोई और फील्ड में जाना है, कोई अच्छा सा वाइब्रेशन फील्ड में जाना है तो वाइब्रेशन के ऊपर भी आप स्टार्ट करिए। आपको कुछ न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग के ऊपर जाना है तो उसमें भी जाइए, वाइब्रेशन एनालिसिस करना है तो वो करिए, जरूरी नहीं है। लेकिन टोटल इतने मेथड है, ऐसा कौन बोलता है? SNTTC 1A 2020 जो आपके हाथ में अभी मैंने दिया है। ठीक है, ओके। अभी ये करने से फायदा क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई नॉन डिस्ट्रक्टिव, आप तो ग्रेजुएट हुए हैं, राइट। कुछ लोग ITI वाले हैं, कुछ लोग BCom वाले हैं, कुछ लोग BCA वाले हैं, राइट, और आप तो डिप्लोमा वाले हैं। तो आपको करना क्यों है? तो भाई याद रखो, आपको ये करोगे तो आपको इंडस्ट्री में जब जॉब मिलेगा तो आपको सैलरी अच्छा खासा मिल सकता है। कैसा सैलरी मिलेगा? इंडिया में रहेगा, पहले तो एक पॉइंट के बाद बात करते हैं। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट इंडिया में अभी आप काम कर रहे हैं तो शायद आपको 8 से 15,000 या 20,000 तक सैलरी मिल जाए। ठीक है, वही चीज़ अगर गल्फ कंट्रियों में काम करोगे तो मिनिमम आपको 30, 40, 50,000 तक मिल जाता है। उससे ज़्यादा तो मिलता ही है, लेकिन मैं मिनिमम से बात कर रहा हूँ। 30, 40, 50,000 तक सैलरी मिल जाता है।
ठीक है, अभी बात करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट की। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है वो इंडिया में अगर आप काम करोगे तो 10, 12, 15 हज़ार तक, उससे ऊपर अगर एज अ फ्रेशर, ये जब चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना तो एज अ फ्रेशर की ही बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो एनडीटी लेवल 2 किया, मेरे को तो 80,000 मिला। भाई मिलेगा ना, आपको तो एक्सपीरियंस प्लस काउंट हो रहा है ना, एक्सपीरियंस है इसके लिए आपको। लेकिन जब आप फ्रेशर है तब आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे तो शायद आपको इंडिया में 10, 12, 15 हज़ार से प्लस सैलरी मिलेगा, लेकिन गल्फ कंट्रियों में 40,000 से भी ज्यादा सैलरी मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो। वहां पे भी अभी तो बहुत मारा मारी है, पता है ना आपको, है ना। कुछ लोग तो पासपोर्ट बनाया है तो मैं उसको बोला था कि पासपोर्ट बना लो आप, तो वहां पे भी मारा मारी है। लेकिन इनकेस आपको 100 सैलरी मिल भी गया तो आपको 40,000 से प्लस अच्छा सैलरी मिल सकता है एज अ फ्रेशर। ओके, रेडियोग्राफी टेस्टिंग थोड़ा अच्छा है। रेडियोग्राफी टेस्टिंग में आपको फिल्म इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, मैं यहाँ पे फिल्म लेके आया है ना, ये सब जो फिल्म है वो इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो चीज़ है। उसके बाद वो फिल्म को कैसे टेक्निक्स को रिव्यू किया जाता है, उसमें तो बहुत सारे फिल्म रिपोर्ट रिव्यू करना है, रिपोर्ट को साइन स्टैम्प करवाना है, टीपीआई को काम करवाना है, उसको दिखाना है, ये सब चीज़, ठीक है। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग करेंगे तो आपको इंडिया में शायद 15-20 हज़ार से प्लस सैलरी मिल जाए, लेकिन गल्फ कंट्रियों में 50, 60, 80 हज़ार से भी प्लस सैलरी मिलता है। अभी रही बात अल्ट्रासोनिक टेस्ट की, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। और अल्ट्रासोनिक टेस्ट बहुत अच्छा मेथड है। एक ही साथ में 10-15 मिनट में एक ही जॉइंट, ये जो अभी यहाँ पे जॉइंट पड़ा है, ये जॉइंट को आपको यूटी करना है। ये जॉइंट यहाँ पे जो प्लेट है कितना mm का है, ये 38 mm का, राइट। ये प्लेट को आपको यूटी करना है तो आपको आरटी करने में शायद पहले तो आपको आरटी का सेटअप करना पड़ेगा, नीचे फिल्म चिपकाना पड़ेगा, फिल्म चिपकाने के बाद ऊपर सोर्स फिटअप करना पड़ेगा, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस सेटअप करना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। उसके बाद फिल्म को प्रॉपर फिल्म यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपका पैसा जाएगा। उसके बाद वो फिल्म बराबर लिया है तो उसको धोना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना। बाद में 1-2 दिन के बाद शायद आपको रिजल्ट मिले, कुछ लोग तो आधे दिन में ही रिजल्ट दे देता, आधा दिन तो हमको रुकना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक टेस्ट में ऐसा नहीं है, खट से आया, प्रोब घिसा, कैलिब्रेशन मशीन को किया, प्रोब घिसा और हो गया। एकदम ईजी मेथड है। हाँ, उसका परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है लेकिन बहुत ईजी मेथड है। लेकिन इसका पैसा इंडिया में कितना मिलेगा? इंडिया में 15,000, 20,000 से स्टार्ट होता है, उससे स्टार्ट होता है। 20,000 तो मैं तो कम बोल रहा हूँ, मैं तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको कम बोल रहा हूँ, एक्चुअली आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, गल्फ कंट्रियों में कितना है? गल्फ कंट्रियों में 1 लाख से प्लस सैलरी है, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो एनडीटी लेवल 2 करना है तो आपको ऐसा मेथड सिलेक्ट करिए जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता हो। मार्केट में ये 5 चल रहा है, कौन सा चल रहा है? बोलो जोर से। विजुअल टेस्टिंग। कुछ लोग सीस्विप किए हुए रहते हैं, सीस्विप 3.1 पता है ना, ये सीस्विप का बुक है ये आपके पास। कुछ लोग सीस्विप किए रहते हैं तो उसको विजुअल टेस्टिंग करने का जनरली जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन करोगे तो नो प्रॉब्लम, पैसा ज़्यादा है तो कर लो भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग वगैरह सब दे रहे हैं, वो तो आपको पता है, स्किल इंडिया के तौर पे ही हम काम रहे। ना तो हम रहने का भी पैसा लेते हैं, ना तो गद्दे का पैसा लेते हैं, ना तो लाइट बिल पैसा लेते हैं, और दूसरा आपको गैस भी हम लोग दे रहे हैं, आपको बर्तन वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं, हमारा कोई फीस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्किल इंडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, हम लोग फी ले ही नहीं सकते हैं आपका, ठीक है। तो आप तो अभी साक्षी है, बैठे ही है, तो आपको कुछ ऐसा समझाने का जरूरत नहीं है। ओके, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, टोटल 16 टाइप के एनडीटी मेथड है। कितने टाइप के? 16 टाइप के। 16 टाइप के मेथड में अभी हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, पहला दिन है तो थोड़ा ऐसा स्टार्ट करते हैं समझाने का, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, क्या है एनडीटी में, कैसा, क्यों लोग ज़्यादा जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्या रीज़न है, ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, it is important that the technician supervisor be qualified in the ultrasonic testing method before the techniques is used, test result evaluated। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने जा रहे हैं कोई भी मटेरियल का, तो आप क्वालिफाई होने चाहिए। इंडिया में क्या चलता है? सब चलता है, खाली मैं ट्रेनिंग में बैठ गया हूँ ना, एक दो प्रोब घिसने को आ गया है ना नॉर्मल प्लेट में, तो नॉर्मल प्लेट का यूटी करके आता हूँ, कौन देखने वाला? कोई सर्टिफिकेट तो मांगता नहीं है, हैं? चलता है वर्ड की वजह से है ना, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत
बहुत प्रॉब्लम हुआ है, पता है ना आपको, क्योंकि आज वो चला लेता है, वहां पे कोई डिफेक्ट आएगा, वहां पे जॉब फटेगा, कितने पैसे का लॉस। अभी थोड़े टाइम पहले दहेज में एक पेंटिंग इंस्पेक्टर था, उसने इंस्पेक्शन किया पेंटिंग का, पेंटिंग प्रॉपर नहीं था, सड़ गया, विथ इन 3 to 4 वीक के अंदर निकल गया, वो पूरा रस्टिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया, वहां पे रस्टिंग एरिया था। फिर हम लोग गए वहां रिसर्च करने, रूट कोज एनालिसिस करने, फिर क्या कांड हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ। जब पता चला कि ये पेंटिंग ही प्रॉपर नहीं था, ब्लास्टिंग ही प्रॉपर नहीं था। तो पेंटिंग इंस्पेक्टर के लिए कौन सा कोर्स है? नेस का भी कोर्स है, बिगेस का भी कोर्स है, SSPC भी है। आप कर सकते हैं, जो भी आपको मन में आए, आपको ऐसा लगता है, इंटरेस्ट है तो करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे कोर्स का नाम है, तो मैं तो मेरे हिसाब से नेस को देगा। पैसा सबसे ज्यादा कहां पे है? नेस में। सबसे ज्यादा पैसा नेस में। दूसरा किस में है? बिगेस में, वो भी उसका भाई है। कोटिंग एंड पेंटिंग, पेंटिंग एंड कोटिंग दोनों एक ही है। SSPC वो सब चीज एक ही है, ठीक है। हाँ, एक बात अलग है, नेस का 1,85,000 या 2,20,000 तक फीस है, इसके लिए लोग कम जाते हैं। इतना ज्यादा पैसा कहाँ से निकालेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बिगेस जनरली लोग ज्यादा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि 1,33,000 है। पहला नंबर किसका है? पेंटिंग इंस्पेक्टर का। कोई भी शटडाउन आएगा, कौन चाहिए? पेंटिंग इंस्पेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिगेस वाला, अबे तू साइड में रहे भाई, अभी बिगेस का जरूरत नहीं, अभी कोटिंग पेंटिंग वाले का जरूरत है। हाँ, नया प्लांट है, बिगेस वाला भी चाहिए, सीसीप वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन शटडाउन में सीसीप वाला कम चाहिए, बिगेस और पेंटिंग जो है, जो लोग नेस है, वो लोग पहले चाहिए। तो इसके लिए नंबर आने वाले टाइम में अभी क्या है, अभी प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है यार? बहुत कम बन रहा है, बहुत कम प्रोजेक्ट बन रहा है मार्केट में। गल्फ कंट्रियों का कंपेयर करो या इंडिया का कंपेयर करो, प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ऑयल एंड गैस सेक्टर टूट रहा है, ठीक है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट है उसका शटडाउन तो आएगा। पुराने प्रोजेक्ट का शटडाउन आएगा तो किसका जरूरत पड़ेगा? पेंटिंग इंस्पेक्टर का, नेस का, बिगेस का, SSPC का, सबका जरूरत पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो इसके लिए पेंटिंग को मैं पहले नंबर पे रखता हूं। दूसरे नंबर पे है API को रखता हूं। API क्यों है? अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। उसको रखने का क्या रीजन है भाई? उसको इसके लिए रखते हैं क्योंकि वो भी एक शटडाउन का ही पार्ट है। शटडाउन में भी API है। आप तो यार API में काम कर चुके हैं, आपको तो आइडिया है ही, राइट। सबसे ज्यादा API में बहुत आजकल मार्केट है। API जो है वो बहुत खिलता है खट से। जो भी 2-3 API एक साथ में है, आपको तुरंत जॉब मिलेगा। सही है कि नहीं है? और एक पैर आपका इंडिया में रहेगा, एक पैर गल्फ कंट्री में, दोनों पैर आपका घी में रहेगा। बोलते हैं ना, घी में रहता है दोनों पैर, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में शटडाउन रहेगा तो आप शांति से कर सकते हैं, नहीं है तो घर पे बैठो। बाकी एक दो शटडाउन साल का मार के आ जाओ गल्फ कंट्री में, पैसा बन गया, शांति से खाओ बैठे बैठे। फिर 1-2 शटडाउन मार के आ जाओ, पूरे साल बैठो। शटडाउन 2-3 महीने का ही होता है। चलो 6 महीना आपने काम कर लिया तो 6 महीना शांति है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो 1 साल भर पूरा शटडाउन ही करो। पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा शटडाउन में है। और शटडाउन में कौन सा कोर्स चाहिए? बिगेस चाहिए, नेस चाहिए, API चाहिए, वो सब चीज चाहिए। सीसिप जो नया प्रोजेक्ट आता है उसमें ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि वेल नोन, तो वहां पे रिक्वायरमेंट रहता है। बाकी तो इंडिया में तो चलता है QC वाला, कोई भी कोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम, बस 35,000 सैलरी देंगे, तुम आ जाओ, 10 साल का एक्सपीरियंस, चलो 35,000 चले, तो घिसवाते रहो 35,000 में। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी 2-3 वीक के बाद शायद तीसरे बैच में एक लड़का आया था। वो आप थे उस टाइम पे, राइट? आप छुट्टी पे नहीं थे, रनिंग में थे उस टाइम पे। वो लड़के को 10 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? वो मुझे ऐसा बोल रहा है, साहब मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, मेरे फ्रेंड को। क्यों? अरे मैं कौन से मुंह से कॉल करेगा? क्या मेरा सैलरी 35,000 है, ऐसा मैं बोलेगा 10 साल के बाद? तो आपका फ्रेंड का कितना है? सब लोगों ने एक दो कोर्स कर लिए हैं, सब लोग गल्फ कंट्री में, कुछ लोग अच्छे से सेटल हो गए, सबका 80,000 से प्लस सैलरी है। और मैं अभी 10 साल के बाद भी यहाँ पे 35,000 में काम कर रहा हूँ। उसको लास्ट ही मोमेंट में हमने कुछ API 510 का एग्जाम वगैरह सेटअप करवाया और फीस वगैरह भरवाया, और लास्ट डेट में ही उसने रजिस्ट्रेशन किया और यही स्लॉट में उसका एग्जाम है। तो कहने के क्या है? सर्टिफिकेट होगा दुनिया आपका कदर करेगा, सर्टिफिकेट होगा दुनिया आपको हाथ पकड़ेगा। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लोलम लोल लगे रहो 35,000 10-15 हज़ार में लगे रहो, मरवाते रहो, और क्या है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है सर्टिफिकेशन गेन करो, एवरी 6 मंथ में 1 सर्टिफिकेशन आपको गेन करना चाहिए। अगर एवरी 6 मंथ में 1 सर्टिफिकेट आप लिया ना, आपको दुनिया का कोई माइका लाल रोक नहीं सकता पैसा कमाने के लिए। लेकिन इसके लिए आप ऐसा सोचेंगे पैसा कहां से लाने का। भाई सर्टिफिकेट करने के लिए पैसे का जरूरत नहीं है, माइंड का जरूरत है। पहला जब सर्टिफिकेट करते हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट करो, भले पहले सर्टिफिकेट में ही आपको घर से पैसा लेना पड़ जाए या फ्रेंड वगैरह, ऐसा रिलेशन मेंटेन करो ताकि आपको कुछ लोग पैसा दे दे। पैसा आपको पहले सर्टिफिकेट में मिल गया, फिर तो वही सर्टिफिकेट आपको पैसा कमा के देने वाला है, समझे। फिर वही पैसे को कुछ लोग है ना, सर मेरे को 1.5 लाख सैलरी है, मैं तो कुछ बचता ही नहीं। अरे कैसे बचेगा, तुम तो सब घर पे घुसा रहे हो, समझे, सब घर पे घुसा। कम से कम आपको 10% आपका इनकम है ना, वो आपके माइंड में डालो, पैसा दौड़ के आएगा, दौड़ के पैसा आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, 10% आपके माइंड में डालने का। कितना, अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो उसमें 10,000 आपको कहां पे डालने का, सर्टिफिकेट, माइंड में डालने का, सर्टिफिकेट करने का। समझो 6 महीना हो गया, 6 महीने से कंटिन्यूअस काम कर रहे तो 6 लाख हो गया, तो उसका 10,000 ऐसा जोड़ते जोड़ते 60,000 हो गया। 60,000 का कोई कोर्स कर लो एपीआई, समझे आप। तो 10%, पहले के जमाने में क्या था, लोग ऐसा बोलते थे कि यार कोई बात नहीं, जितना कमाते हैं उसमें 2% हमको वो दान करने का, क्या बोलते हैं, ऐसा है ना, गरीब लोगों को गाय छने वो सब चीज डालने का, है ना, ऐसा बोलते थे ना, ऐसा करने का। अभी फंडा उलट गया है भाई, दान करना है तो ठीक है, आपका मर्जी है, करो, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं मार रहा हूं। लेकिन अभी पैसा है ना, 10% माइंड में डालो, पैसा दौड़ के आएगा आपके पास। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, सर आप कहाँ है, आप फ्री है क्या, 1-2 इंस्पेक्शन है करके आओ, पर डे 5-6 हज़ार ले लो, समझे कि नहीं समझे। और कब होगा ये, जब सर्टिफिकेशन होगा तब, नॉलेज होगा तब, वरना तो घिसवाते रहो, आपको तो पता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक से हम भटक गए हैं। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। कोई भी आदमी अगर एनडीटी करने जा रहा है तो वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सर मैं तो ट्रेनिंग ले लिया है, खाली सर्टिफिकेट ही आना बाकी है, एग्जाम बाकी है, लेकिन मैं यूटी तो कर सकता हूं, मुझे आता है, वो नहीं चलेगा। आपको यहां पे क्लियर है क्या, इट इज इंपॉर्टेंट दैट टेक्नीशियन हो या सुपरवाइजर हो, वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड में बिफोर टेक्निक्स इज यूज्ड एंड टेस्ट रिजल्ट इवेल्युएटेड। आप तब तक टेस्ट रिजल्ट आप नहीं दे सकते हैं जब तक आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं, तब तक आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है, तब तक सर्टिफिकेट आया फिर आप करो, नो प्रॉब्लम, आप इवेल्युएशन भी करो, वो टेक्निक को टेस्टिंग भी करो, रिजल्ट भी दो, एक्सेप्ट रिजेक्ट सब करो। लेकिन ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैं आपको किसी को पिछली बार मैं साइट में भेजा था, आधे ट्रेनिंग में साइट पे भेजा था, तो क्या था, सर हमको तो हमने कर लिया, सब देख लिया, तो मैं उसको क्लियर समझा के भेजा, आपको डीपी करना नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप डीपी नहीं कर सकते। जो जिसके पास सर्टिफिकेट था उसके साथ में भेजा था, ताकि वो समझ सके, सीख सके कि कैसे काम होता है, उसको देखना है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिकमेंडेड द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन प्रैक्टिस SNTTC 1A 2020। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उन लोगों ने अपने कुल्ले टिका के रखे हैं, ठीक है। इंडिया का भी कोई ऐसा बड़ा कोई कोर्स रहेगा तो हम उसको भी समझाएंगे, ठीक है। अमेरिकन लोग जो है उसने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके एक बड़ा सा अच्छा सा सिस्टम बनाया है, और SNTTC 1A सब लोगों को रिकमेंडेशन करता है। और SNTTC 1A क्या है, वो ट्रेनिंग कैसे देने का, सर्टिफाइड कैसे करने का, लोगों को सर्टिफिकेट कैसा होता है, वो सब चीज़ इंफॉर्मेशन देता है, एक रिकमेंडेशन करता है। रिकमेंडेशन का मतलब क्या, रिकमेंडेशन मतलब आपको सजेस्ट करता है, भाई ऐसा है, करना है तो करो, वरना आपका मर्जी, ठीक है। तो कोई तो आपको गाइड करना चाहिए ना, कोई तो गाइड करना चाहिए। तो ये कौन गाइड करता है हमको, SNTTC 1A 2020, जो भी आपके हाथ में है वो। This document provides the employer with the necessary guideline of proper qualifying। अभी देखो, this document provide employers, मतलब employer with the necessary guidelines, मतलब कोई भी कंपनी है उसको भी वो क्या करेगा, गाइडलाइन देगा। कौन SNTTC 1A जो है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे एक L&T कंपनी ले लेते हैं।
तो LNT को भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है तो कौन गाइडलाइन करेगा? SNTTC 1A। क्या गाइडलाइन करना चाहिए? प्रॉपरली कैसे टेक्नीशियन को क्वालिफाई करना है, या तो लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 को कैसे क्वालिफाई करना है वो समझाएगा उसको। उसके बाद कैसे सर्टिफाइड करना है वो, एंड नॉट टेक्निक्स इन ऑल मेथड, मतलब सब टेक्निक्स में कैसे काम करना है, कैसे सर्टिफाइड करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, वो सब चीज कौन समझाएगा? SNTTC 1A। ठीक है, जागते रहने का भाई, चाय भाई मंगवा लो अगर किसी को नींद आता है तो। ओके, तो कंप्लायंस विद दिस डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश द रिटर्न प्रैक्टिस। ओके, अभी एक नया वर्ड आया रिटर्न प्रैक्टिस का। रिटर्न प्रैक्टिस है क्या? तो रिटर्न प्रैक्टिस ऐसा चीज है, यहां पे मैं आपको जो अभी दिया ना हाथ में दूसरा, वही एक रिटर्न प्रैक्टिस है। रिटर्न प्रैक्टिस मतलब सब चीज लिखा होगा लाइन बाय लाइन, स्कोप क्या है, ये क्यों बना रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में कैसे एग्जाम होता है, ट्रेनिंग लेवल 1 का कैसे ट्रेनिंग होता है, कौन सा प्लेट रहेगा, प्लेट में कितना डिफेक्ट वगैरह आपको मिनिमम फाइंड करना है, और सर्टिफिकेट आपका आएगा तो कैसे होगा, आपका नियर विजन, मुंडी आपका आंख है, आंख का नियर विजन कैसा होता है। वो कभी किसी का कल हमने टेस्ट किया था राइट, इशिरा चार्ट का, कहाँ गया इशिरा चार्ट, कहाँ गया दीपेश, ले लो बगल से। इशिरा चार्ट का मैंने सबका टेस्ट लिया था, पता है ना? वो टेस्ट क्यों करना है, वो टेस्ट कितना प्लेट पास होता है तो आपका क्लियर हो जाएगा, वो टेस्ट लिया था ना। तो वो सब चीज का गाइडलाइन आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी देगा, लेकिन उसको कौन गाइड करेगा? SNTTC 1A। कौन सा एडिशन? 2020 एडिशन। बाकी 2006 भी एडिशन है, 2011 भी एडिशन है, 2016 भी एडिशन है, वैसे बहुत सारे एडिशन है ऐसे, लेकिन लेटेस्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये इशिरा चार्ट है। ठीक है, देखो ये इशिरा चार्ट है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये भी, इसमें को टोटल 38 प्लेट्स है। कितने? 38 प्लेट में। इसका मैं कभी एकदम डेप्थ में वीडियो बनाएगा और डेप्थ में आपको भी समझाएगा। आपको तो ऑफलाइन है तो आप लोगों को तो मैं एकदम डेप्थ में समझाएगा, लेकिन वीडियो भी यूट्यूब वाले के लिए अलग से डाल देगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। इशिरा चार्ट में एक एक प्लेट क्या क्या कैसे दिखता है, किसी को कौन सा डिफेक्ट है मुंडी में, मतलब आंखों में, ठीक है, तो वो सब चीज दिखाएगा। ठीक है, ओके। टू कंप्लाइज विद द डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर मस्ट, अभी देखो कोई भी जगह पे अगर मस्ट वर्ड आया, कोई भी जगह पे अगर शेल आया वर्ड, कोई भी जगह पे अगर शेल बी वर्ड आया, तो इसका मतलब आपको ये समझना है ये करना ही है, आपको ये करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोला है, लिखा है, वो करना है, कंपल्सरी रूल्स बन जाता है। अगर नहीं करोगे तो एनसीआर आएगा, एनसीआर आएगा। ठीक है, एनसीआर का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर एंड वेल्डिंग इंस्पेक्टर एंड सुपरवाइजर में एक वीडियो किया है, उसमें आपको मिल जाएगा कितने टाइप्स के एनसीआर है, वो सब चीज मैंने समझाया है वहां पे। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ अभी एनसीआर, फिर अपना का कंपनी कैप कब ब्लैक लिस्ट होता है, वो बहुत सारा मगजमारी है, वो मैं समझाएगा बाद में। लेकिन आपको मस्ट वर्ड आया, शेल वर्ड आया, शेल भी वर्ड आया, वो आपको कंपलसरी करना ही है। यहां पे क्या लिखा? टू कंप्लाइज दिस डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश द रिटर्न प्रैक्टिस। मस्ट इस्टेब्लिश मतलब कोई भी कंपनी के अंदर आप काम करने जाओगे तो वहां पे आपको रिटर्न प्रैक्टिस होता ही है, कंपनी के पास पहले से ही होता ही है। आपको मांगना है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, आपको बोलना है साहब मुझे रिटर्न प्रैक्टिस दो, मुझे पढ़ना है। पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करेगा। इंडिया है, बात अलग है, इंडिया में तो शायद आपको कुछ लोग बोलेंगे वो क्या चाहिए तुमको, क्यों चाहिए, किसी का ले लो। अरे भाई किसी को कोई नहीं देता है तो मुझे बोलो, मैं आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए, स्टडी करने के लिए आपको देगा मेरा रिटर्न प्रैक्टिस। हाँ, कंपनी का नहीं, कंपनी का हमारे पास अथॉरिटी नहीं होता है, वो कंपनी का। समझो आप लग गए कोई एल&टी कंपनियों में, ठीक है, या कोई बड़ी सी थर्मैक्स वगैरह अच्छी अच्छी कंपनियों में लग गए, ठीक है, IOCL में, BPCL में, या तो कोई अच्छी कंपनी में लग गए, तो उसका रिटर्न प्रैक्टिस हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग, हाँ, हमारा रिटर्न, तो यहाँ पे लिखा है ना एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश, तो मेरे पास भी रिटर्न प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि हम भी एम्प्लॉयर हुए ना, हमारा भी एक कंपनी हुआ तो हम भी एम्प्लॉयर हुए, तो हमारे पास भी रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट वर्ड आया है ना, उसी की वजह से हमको रखना पड़ेगा। कोई ऑडिट होगा ना हमारा तो हमारी लग जाएगी। वैसे हम लोग ISO कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके, विच डिस्क्राइब, वो रिटर्न प्रैक्टिस क्या डिस्क्राइब करेगा, रिटर्न प्रैक्टिस क्या समझाएगा, रिटर्न प्रैक्टिस डिस्क्राइब डिटेल हाउ द टेक्नीशियन विल बी ट्रेन, वो टेक्नीशियन को कैसे ट्रेन करना है, टेक्नीशियन को कैसे एग्जाम लेना है, टेक्नीशियन को कैसे सर्टिफाइड करना है, वो सब चीज का डिटेल किस में होगा, रिटर्न प्रैक्टिस में। और वो रिटर्न प्रैक्टिस को गाइडलाइन कौन करेगा, कैसे बनाने का है वो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी द लेटेस्ट SNTTC 1 है। आपको जनरली हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि आप लोग लेटेस्ट रिटर्न प्रैक्टिस है वही फॉलो करिए, पुराने वाले अली बाबा टाइम का जमाने का रिटर्न प्रैक्टिस फॉलो मत करिए, ठीक है। ओके, एंड रिकमेंडेशन नंबर, आपको वहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस में, हमारी रिटर्न प्रैक्टिस है उसमें ये भी लिखा है और SNTTC 1 में भी लिखा है कि कितना आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए और कितना मंथ का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टेक्नीशियन करने के लिए। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बहुत हम लोग ये कर क्यों रहे, ये सब चीज हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो के NDT लेवल 1 है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, NDT लेवल 2 है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, NDT लेवल 3, ऐसे कितने लेवल आता है, कौन बोलता है भाई, ये तो मैं बोल दिया इसके लिए ना, ऐसा नहीं। SNTTC 1 ये बोलता है कि लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इन द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेंड क्वालिफाइड सर्टिफाइड द इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर एज अ ट्रेनी। अभी देखो, पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। जब आप कोई भी क्लासरूम में स्टडी करना स्टार्ट किया है NDT में, या तो फिर आपने क्वालिफिकेशन लेना स्टार्ट किया है, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है, सर्टिफिकेशन लेना स्टार्ट किया है, तो आपको क्या गिना जाएगा, अभी ट्रेनिंग गिना जाएगा। होता है ना, जब GET ज्वाइन करता है ना कोई कंपनी में, तो GET बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, इंजीनियर ट्रेनी, तो हम लोग ट्रेनी बोलते हैं ना उसको। तो अभी आप NDT लेवल 1 या लेवल 2 अगर स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो आपको भी क्या गिना जाएगा, ट्रेनी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, SNTTC 1 है। कोड इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ट्रेनी शुड वर्क विथ सर्टिफाइड इंडिविजुअल, ट्रेनी शुड वर्क विथ सर्टिफाइड इंडिविजुअल। मैं आपको एक एग्जांपल दिया था ना, जो सर्टिफाइड है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, उसके साथ वो ट्रेनी काम कर सकता है। काम शुड वर्क विथ, मतलब ये पेनिट्रेंट टेस्ट है, ठीक है, ये डेवलपर एंड ये पेनिट्रेंट टेस्ट है, उसको वो परफॉर्म नहीं कर सकता है मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट ट्रेनी। हाँ, वो देगा, हाँ कैसे करना है, टाइम हो गया वो सब चीज कैलकुलेट करेगा, ये बॉटल वगैरह पकड़ा देगा और लैंप बराबर पकड़ के रखेगा, ये सब चीज कर सकता है, ठीक है। बाकी वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता है NDT ऑन मटेरियल। कब, जब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तब, ठीक है। ओके, the trainee should not independently conduct, interpret and evaluate. Okay, trainee shall not आया, shall का मतलब तो आपको पता है, कंपलसरी, आप नहीं कर सकते हैं, नॉट लिखा है मतलब नहीं कर सकते हैं, शेल नॉट मतलब आप नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन वाला आदमी नहीं है तो उसके बिना आप ट्रेनिंग नहीं कर, सॉरी ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन मतलब परफॉर्म मतलब ये आपने काम करना, NDT को परफॉर्म करना, NDT को अप्लाई, डाई पेनिट्रेंट को या UT को अप्लाई करके कैलिब्रेशन करके वो सब चीज नहीं कर सकते। ओके, वो तो नहीं कर सकते, फिर इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते। आपको पता है यहाँ डिफेक्ट है, 10 mm लेंथ है, ये लीनियर इंडिकेशन वगैरह सब चीज है, लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इवेल्युएशन भी नहीं कर सकते हैं और रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी टेस्ट, और रिपोर्ट भी नहीं बना सकते। हाँ, जब आपको मैं सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड कर देगा तब बाद में आप इंडस्ट्री में जाके आप काम करो, नो प्रॉब्लम, वो भी इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन अभी ये सब चीज़ ये लिखा नहीं होता ना, तो क्या कांड होता मैं आपको बोलता हूँ। ये कोड में कहाँ लिखा है, हम तो क्लासरूम में स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग, अभी तो मेरे को सब आता है, मैं करेगा। कोड में किधर नहीं लिखा, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, कोड में नहीं लिखा है तो। लेकिन ये इसके लिए ये सब चीज लिखना पड़ा। और कोड कौन लिखता है पता है, कोई इंजीनियर नहीं लिखता है, लॉयर लिखता है। हमारा घर के दस्तावेज हम करवाने जाते हैं तो कौन लिखता है, लॉयर लिखता है ना। उसमें लिखा है ना, ये बंदा है, इसके हिसाब से इसने ये प्रॉपर्टी खरीदा है, सामने वाला ये बंदा है और लेने वाला ये बंदा है। ऐसा बहुत सारा कचरा चीज लिखेगा ना, हम कंफ्यूज हो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो लिखेगा ना, वो उसका एक ही मीनिंग होगा, डबल मीनिंग आप कर ही नहीं सकते हैं।
तो अगर यहाँ पे डबल मीनिंग वाला लिख दिया होता ना, अगर यहाँ ऐसा लिख दिया होता, कुछ अलग से ही डबल मीनिंग वाला लिख दिया होता ना, तो फिर आप उसका तोड़ मरोड़ के, सर कोड में ऐसा किधर नहीं लिखा है, हम लोग तो ऐसा ही करेंगे, जिसको बोलना है बोलो, जिसको उखाड़ना है उखाड़ जाओ, मैं तो ऐसा ही करेगा, कोड में कहाँ लिखा है और आपको भी पता है। तो इसके लिए लोग है ना तोड़ मरोड़ के कोड को पेश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लिखा है वही लाइन आपको समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आर फॉलो, 3 टाइप के लेवल है, एनडीटी लेवल 1, एनडीटी लेवल 2, एनडीटी लेवल 3। तो अभी आप करने आए हैं वो क्या है, एनडीटी लेवल 2, ठीक है। चलो तो हम एक एक का डिस्कस करते हैं, कौन क्या कर सकता है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कौन क्या कर सकता है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपका माइंड थोड़ा खुलेगा कि हाँ यस हम लोग अभी समझे पूरा। NDT level 1, he should be qualified to properly perform the specific calibration। मतलब अगर NDT level 1 आप हो गए, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, सब चीज आ गया, ट्रेनिंग वगैरह सब फिनिश कर दिया, तो NDT level 1 है वो कैलिब्रेशन कर सकता है, कैलिब्रेशन कर सकता है, जो भी है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट हो तो उसका मेक वगैरह सब देखना, वो सब चीज़ एक्सपायरी हुआ है कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, तो आपने कैलिब्रेशन किया था ना मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, कौन सा आपने यूज़ किया था, पाई गेज इंडिकेटर, वेरी गुड। और वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना है, एसी का सर 4.5 है, वेरी गुड। डीसी का 18 kg, वेरी गुड, जो मुंह पे रह गया। मतलब अगर आप ऐसे धीरे धीरे जाते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहता जाएगा, ठीक है। ओके, लेवल 1 है वो स्पेसिफिक कैलिब्रेशन कर सकता है, स्पेसिफिक एनडीटी मेथड को परफॉर्म कर सकता है। मतलब आपके पास डीपीटी का सर्टिफिकेट है, डीपीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेट है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी देता हूं ताकि आपको ये इसके है ना, इसके पीछे देखो ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट का सर्टिफिकेट है ना, ये लो। अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक या डीपीटी का भी ऐसे ही उल्टे पेज में है, तो ये जब सर्टिफिकेट है आपके पास और आप बोलेंगे कि मेरे पास तो डीपी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, मेरे पास डीपी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास तो एनडीटी का सर्टिफिकेट हो गया, मैं तो यूटी भी करेगा, ऐसा चलेगा? काम आपको मिला है यूटी का भले ही, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट डीपी का है, तो आप यूटी करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए यहां पे लिखा स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, स्पेसिफिक एनडीटी, मतलब जिसमें क्वालिफाई है, जिसमें आप एनडीटी लेवल 2 है या लेवल 1 है वही काम करना है। फिर अगर ये स्पेसिफिक नहीं लिखा होता ना ऐसा, तो क्या होता पता है, मेरे पास तो डीपी है, मैं तो वाइब्रेशन भी करेगा समझा, मैं तो जो मर्जी एनडीटी, वो तो एनडीटी का ही पार्ट है ना, एनडीटी के टोटल 16 मेथड है, मैं तो वो सब करेगा। तो यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, ही शुड बी क्वालिफाइड प्रॉपरली परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलिब्रेशन एंड स्पेसिफिक एनडीटी मेथड, वो एनडीटी मेथड कर सकता है, एंड स्पेसिफिक इवेल्युएशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिटरमाइंड अकॉर्डेंस विद द रिटर्न इंस्ट्रक्शन और सुपरवाइजर फ्रॉम द सर्टिफाइड लेवल 2 या लेवल 3 इंडिविजुअल एंड रिकॉर्ड रिजल्ट। अभी देखो, जो लोग लेवल 1 है, जो लोग लेवल 1 है वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक कैलिब्रेशन कर सकता है, स्पेसिफिक एनडीटी परफॉर्म कर सकता है, वो इवेल्युएशन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी कर सकता है। जब आप लेवल 2 वाला आपको बोलेगा, अभी आप ऐसा ही माइंड में समझो कि आप लेवल 1 है, अभी आप लेवल 1 है ऐसा समझो, भाई डिस्टर्ब मत करो, बाद में जल्दी जल्दी दे दो। ओके, अभी देखो, जब आप एनडीटी लेवल 1 है ऐसा ही समझो, तो आपको इवेल्युएशन अगर करना है, रिजल्ट देना है, हाँ साहब ये रिजेक्ट ये एक्सेप्ट ऐसा बोलना है, तो आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन किसका चाहिए, लेवल 2 का चाहिए। लेवल 2 आपको बोलेगा तो ही आप कर सकते हैं, अगर आप लेवल 1 है तो, लेवल 1 है तो ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसका रिटर्न इंस्ट्रक्शन चाहिए, लेवल 2 या तो लेवल 3 का, दोनों में से कोई एक का रिटर्न इंस्ट्रक्शन। हाँ तो कर देना, कोई बात नहीं, फोन पे नहीं चलेगा। आप एनडीटी लेवल 1 है समझो, आप कोई एक परफॉर्म करने गए हैं प्रेशर वेसल का, लॉन्ग सिम का, आप डीपीटी करने गए हैं, क्या करने गए हैं, डीपीटी। आपने डीपीटी कर लिया, आपको पता है ये यहाँ पे एक बड़ा सा क्रैक मिला है 18 mm का, क्या मिला है, क्रैक मिला है, तो आप प्रोडक्शन इंजीनियर को सीधा नहीं बोलना है क्रैक है रिजेक्ट, जाओ रिजेक्ट, ऐसा नहीं बोलना है। आपको पहले रिटर्न प्रोसीजर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिटर्न प्रोसीजर में लिखा है क्या कि लेवल 1 इवेल्युएशन कर सकता है या तो फिर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन दे सकता है, ऐसा लिखा है, हाँ लिखा है तो दे दो।
काट देगा। आप बोलेंगे ना तरता यार इंडस्ट्री बहुत फास्ट हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, आज से 10 साल पहले जो था ना ऐसा नहीं रहा है। अभी आप बोलेंगे ना सीधा फोन पे, हाँ भाई क्रैक है, रिजेक्ट है, काट रहो, अरे 15-20 मिनट में आप जाओगे ना तो ग्राइंडर वहां पे बैठ के काट रहा होगा, काट काट काट। और आपका एक डिसीजन से अगर रॉन्ग डिसीजन दे दिया तो वहां पे ये प्लेट आरटी में मैं देखा है लेको फ्यूजन जैसा लग रहा है, इतना ही बोला ना आप और कुछ बोला नहीं, फोन काट दिया, तो वो लोग तो ऐसा ही इंटरप्रिटेशन करेंगे, हाँ उसने तो एलेको फ्यूजन दिया, भाई ग्राइंडर चल काट ये पाइप को खाट से वो तो उड़ा देगा। फिर आप साइड पे जाएंगे ना, अरे नहीं वो एक्सेप्ट है, अरे क्या एक्सेप्ट, अभी तो उसने काट दिया। समझे आप? तो इतना फास्ट डिसीजन अभी इंडस्ट्री में चलता है, तो आप लोगों को भी प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉपर डिसीजन आप नहीं लेंगे ना तो लग जाएगी। और डिसीजन लोगे इसके लिए तो पैसा दे रहा है यार, 80,000 रुपया दे रहा है आपको UTRT करने का। 80,000 रुपया ऐसे ही गल्फ कंट्री नहीं देगा आपको, आपको एक डिसीजन पावर होना चाहिए वो भी, लेकिन वो तो नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली डिसीजन पावर थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से और स्ट्रांग फील होगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। समझे आप? ओके, तो ये बात हो गया लेवल 1 का। लेवल 1 क्या कर सकता है, जोर से बोलने का? एनडीटी मेथड को परफॉर्म कर सकता है, कैलिब्रेशन कर सकता है, ठीक है, इवेल्युएशन कर सकता है, लेकिन वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो अभी लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 जो है, he should be qualified set up the calibration equipment and interpretation evaluation result with respect to applicable code standard and specification। अभी देखो लेवल 2 जो है वो लेवल 1 का पूरा काम कर सकता है। लेवल 1 जो कर रहा है वो सब भी कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा में लेवल 2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है, उसका लोड बढ़ जाता है, उसका पैसा ज्यादा है ना लेवल 2 का तो फिर उसका लोड बढ़ जाएगा। क्या लोड बढ़ेगा कि आपको इवेल्युएशन भी करना है। इवेल्युएशन मतलब यस, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन। आपका डिसीजन कैसा डिसीजन? फाइनल डिसीजन। यस, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, लेको फ्यूजन है, लेको पेनिट्रेशन है, नहीं चलेगा, पोरोसिटी नहीं चलेगा, लेकिन वो सब चीज चलेगा नहीं चलेगा किसके हिसाब से? एक्सेप्टेंस जो आपका कोड है, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है। ये जो मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूं, जोर से बोलो, ये किसका कोड है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 7। तो ऐसे कोड होता है, इसको कोड बोलते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन कोड, स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन। अभी स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन समझो आपकी कंपनी को कुछ काम मिला, आप वो कंपनी में है, एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी को ऐसे छोटे छोटे फ्लैंज बनाने का काम मिला। क्या मिला? फ्लैंज बनाने का। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, फ्लैंज बनाने का काम मिला। तो जो बंदे को ये फ्लैंज चाहिए, जो कंपनी को, वो तो ह्यूज क्वांटिटी में शायद चाहिएगा, इसके लिए तो आपको ऑर्डर दिया होगा शायद, ठीक है। समझो आपको फ्लैंज बनाना है, तो वो कंपनी जो है ना, जिसने ऑर्डर दिया है ना, एंड यूजर, किसको बोलते हैं? एंड यूजर। क्या बोलते हैं? एंड यूजर। हम लोग भी बोलते हैं ना, शैम्पू लेते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी कोई कंपनी से तो लेते हैं, फिर कंपनी के ऊपर वो नाम लिखा रहता है ना कोई कंपनी का, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग तो किया होगा ना। तो और कंज्यूमर कौन हुए? हम हुए कि हमको यूज करना है। तो यूज करने वाला कंपनी है, वो आपको ऑर्डर देगा फ्लैंज का, एग्जांपल के तौर पे। फिर वो क्या करेगा? फ्लैंज का तो ऑर्डर देगा, साथ में कुछ चीज लिख के भी देगा, हमको ऐसा ऐसा फ्लैंज चाहिए और इतना स्ट्रांग वाला चाहिए कि इसमें इतना पोरोसिटी एक्सेप्ट होगा, इतना रिजेक्ट होगा, इतना लीनियर इंडिकेशन एक्सेप्ट होगा, इतना लेको फ्यूजन, इतना क्रैक वगैरह जो भी है एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सब चीज लिख के देगा। तो वो जो चीज है ना, लिख के देने वाला, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन कौन देता है? क्लाइंट देता है। क्लाइंट देता है, या तो एंड यूजर जो है, जिसको चाहिए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट वाला देगा कि भाई हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरा ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। अभी कोड की बात करता हूं, तो मैंने आपके हाथ में जो थमाया है, थोड़ा घुमाओ, वो है कोड। कोड जो है वो आपको गाइड करेगा कैसे काम करना है, कैसे वर्किंग स्टाइल होगा, कैसे मेथोडोलॉजी होगा, क्या क्या करने से क्या क्या होने का चांसेस है, कब जाके आपका मटेरियल वो इतना ट्रेस में काम करेगा, इतना इवेल्युएशन करेगा, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा काम, वो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कोड, या खाली कोड जो आपको गाइड करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कोड। कुछ लोग है ना स्पेसिफिकेशन नहीं देते, भाई मुझे प्लान चाहिए, वो तुम कोड के हिसाब से देख लो,
कोड के हिसाब से मुझे एक्सेप्टेंस वगैरह दे दो। तो फिर आपको ये चलो आगे आपका क्लाइंट ने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन इसने एक ऐसा पेज में लिख के दिया है या तो मेल किया है कि एज पर कोड एंड स्टैंडर्ड, तो आपको फिर क्या फॉलो करना है, इसको, इसमें से आपको ढूंढना है कितना लीनियर एक्सेप्टेबल है, कितना पोरोसिटी एक्सेप्ट है, वो सब चीज इसमें ढूंढना है कोड में, आपके कंस्ट्रक्शन कोड में। ठीक है, चलो कोड भी कभी कभी लोचा लापसी होता है, कोड में भी कुछ समझो, कोड इसने कोड का स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, उसने ऐसा बोला भाई मेरे को आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से दे दो, ऐसा बोलता है ना। आपका कंपनी जो रेगुलर बहुत साल पुराना है यार, 80 साल पुराना आपका कंपनी है, प्लान बना रहा है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे खाली 4-5 वॉल वाला प्लान दे दो, तो फिर वो कंपनी का एक स्टैंडर्ड रहेगा, कुछ काम करने का तरीका रहेगा, कुछ एक मेथोडोलॉजी रहेगा, उसके हिसाब से आपको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से देगा। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए, किसको, लेवल 2 को, एनडीटी लेवल 2 को। तो लेवल 2 का ड्यूटी बहुत बड़ा है भाई, छोटा मोटा ड्यूटी नहीं है उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी थ्रूली फेमिलियर, कैसा, थ्रूली फेमिलियर, मतलब थ्रूली फेमिलियर, सब चीज पता होना चाहिए। द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मेथड विच क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब ट्रेनी एंड गाइडलाइन ट्रेनी एंड लेवल 1 पर्सन। ओके, अभी मैं ये लाइन बहुत लंबा छोड़ा लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जो लेवल 2 है वो थ्रूली क्वालिफाई होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं डीपीटी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर रहा हूं, तो डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का लिमिटेशन क्या है, मतलब वो क्या नहीं कर सकता, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वो उसको अगर ऐसा रख देंगे, आप वो धूप में रख देंगे, और शायद गल्फ कंट्रियों में तो बहुत लोचा होता है, 51, 52, कभी भी 53 भी डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन लिखा है कि भाई 50 डिग्री से आपको क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन, जोर से बोलो, लास्ट, डू नॉट 50 डिग्री सर, नहीं पूरा वहाँ पढ़ो, डू नॉट अबव 120 डिग्री टू 50 डिग्री, 120 फेरेनहीट है, फेरेनहीट है, मतलब 50 से अगर आपने 51 डिग्री में रख दिया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए कि ये मेथड का क्या लिमिटेशन है, ये मेथड क्या क्या नहीं कर सकता है, ये मेथड का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये मेथड का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सब चीज लिमिटेशन आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए। ये मेथड कितने तक ही काम कर सकता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट 6.35 mm से डेप्थ में काम नहीं कर सकता है। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है वो, ये आपका ये कोई एक मटेरियल है, समझो ये 50 mm का कोई मटेरियल है, कितने mm का है, 50 mm का, यहाँ पे कोई एक डिफेक्ट है तो डाई पेनेट्रेंट टेस्ट नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 20 में 25 mm डेप्थ में है तो वो एमटी भी नहीं देख पाएगा, शायद आरटी पता कर ले, शायद यूटी पता कर ले। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे ऐसा कोई एक डिसकंटिन्यूटी, नीचे की उसके नीचे भी एक डिसकंटिन्यूटी, ऐसा हो सकता है ना, तो वो आरटी में शायद पता ना कर पाए, तो फिर यूटी में ही पकड़ा जाए वो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लिमिटेशन किसको पता होना चाहिए, लेवल 2 को पता होना चाहिए, लेवल 2 को पता नहीं है तो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेवल 2 जो है लेवल 1 को गाइड भी करना है, कैसे वो भी पता होना चाहिए। आप ऐसा बोलेंगे यार हमको नहीं पता है लेवल 2 कैसे, लेवल 1 को कैसे गाइड करते हैं हमको, तो नहीं चलेगा। लेवल 2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है भाई, आपको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको लेवल 1 को प्रॉपरली क्वालिफाई करना, क्वालिफाई तो नहीं बोलेंगे, गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेवल 1 को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, लेवल 1 को क्या क्या काम देना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेवल 2 का ड्यूटी समझ में आ गया। लेवल 3 की डिस्कस करते हैं। ही शुड बी कैपेबल टू डेवलपिंग, कम थोड़ा निकाल देता हूं, ही शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग, क्वालिफाइंग एंड अप्रूविंग प्रोसीजर। जब कोई भी प्रोसीजर बनता है, मैं बोला ना पहले स्टार्टिंग में रिटर्न प्रैक्टिस कंपनी के पास होना चाहिए, वो कौन डेवलप करता है या तो कौन क्वालिफाई करता है, लेवल 3 करता है। लेवल 3 सबसे ऊपर है, लेवल 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ज्यादा है। ठीक है, उसकी तो लग जाती है उतना उसके पास लोड रहेगा काम का, लेकिन पैसा भी उसको ज्यादा मिलेगा ना ऐसा। he should be capable to developing, qualifying the approving procedure, establishing the approving techniques, interpreting the code, standard and specification। तो ये भी लेवल 2 का जो काम है वो भी कर लेना चाहिए, लेवल 3 का एक्स्ट्रा जो काम है वो भी कर लेना चाहिए, और प्रोसीजर भी अप्रूव करना चाहिए। डिजाइनिंग द पर्टिकुलर एनडीटी मेथड, अभी इसमें
ये स्टेनलेस स्टील है। कैसा है? ये तो मैं आपको बता दिया स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। एक दूसरा भी एक पाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक स्टेनलेस स्टील का पाइप है, ठीक है। तो लेवल 2 बोल देगा कि इसमें एम्प्टी करो तो चलेगा। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है, तो ये लिमिटेशन लेवल 2 को तो पता होना ही चाहिए। लेकिन लेवल 2 ये भी डिसीजन नहीं ले सकता है किस मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है मटेरियल के अंदर, वो कौन डिसाइड करेगा? लेवल 3। इसमें यूटी करना है, आरटी करना है, पीटी करना है, एमटी करना है, वो 16 का 16 मेथड है ना, वो अगर समझो 16 मेथड में लेवल 3 है तो व्हाटएवर, लेकिन वो मेथड कौन डिसाइड कर सकता है इसमें कौन सा परफॉर्म करना है? वो लेवल 3, वो लेवल 2 नहीं कर सकता है, ठीक है। लेवल 3 को ये पता कैसे चलता है कि कौन से पटक पे कौन से मेटल पे कौन से मेथड करना है? यस, लेवल 3 को बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्ली फेमिलियर होता है, उसको लिमिटेशन पता होता है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि ये इसका लिमिटेशन क्या है, इसमें एम्प्टी कर सकते हैं, तो लेवल 3 डिसीजन देगा इसमें एम्प्टी करने का? नहीं देगा, क्योंकि इसमें एम्प्टी ही नहीं कर सकते आप, तो लेवल 3 नहीं बोलेगा कि इसमें एम्प्टी करो। क्यों? क्योंकि लेवल 3 को पता है, लेवल 3 को ये भी पता है इसमें यूटी करना भी बहुत मुश्किल है, तो यूटी नहीं कर पाएगा, तो वो भी बोलेगा कि यूटी मत करो, एमटी मत करो, यूटी मत करो। लेवल 3 ऐसा ही बोलेगा, इसमें आरटी ही परफेक्ट बैठता है, तो फिर वो नॉलेज के हिसाब से डिसीजन देगा। लेवल 3 को कैसे पता होना चाहिए? आपको ऐसा आइडिया क्वेश्चन था कि लेवल 3 को कैसे पता चलेगा, तो भाई लेवल 3 को तो पूरा इंफॉर्मेशन है पूरा मेथड के बारे में, कि कौन सा मेथड इसका क्या लिमिटेशन है, कौन सा मेथड कितना कारगर है, कौन सा मेथड कितने डेप्थ में जाके वो आपका जो डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर पाएगा, वो उसको पहले से नॉलेज है। इसके लिए तो लेवल 3 बन के बैठा है भाई। एक मिनट समझ लिए सर, लेवल 2 वाला उसके पास बुक है, उसने पढ़ लिया और उस चीज को नॉलेज उसको हो गया, फिर भी वो चीज को लेवल 2 को नॉलेज हो गया हो, ओके, ये सब चीज लेवल 2 को नॉलेज हो गया हो तो नहीं, तो भी लेवल 2 डिसीजन नहीं ले सकता। कौन ऐसा बोलता है? SNTTC 1 है 2020, वो रिकमेंडेशन करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The level 3 should have a sufficient practical background। देखो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड क्या लिखा है? लेवल 3 should have sufficient practical background in applicable material fabrication, product technology and establishing the techniques of assist in establishing acceptance criteria and are otherwise follow। अभी देखो हमने बोला, हमने डिसीजन दिया, ध्यान रखो यहाँ पे, हमने डिसीजन दिया कि कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लेवल 3 या लेवल 2 को वो इंटरप्रिटेशन करना है। लेकिन लेवल 2 दौड़ के आया, साहब इसमें तो हमको पता ही नहीं है कौन सा कोड, ना तो कोड है इसका, ना तो स्टैंडर्ड है, ना तो स्पेसिफिकेशन है, ऐसे ही उसने पाइप बना दिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक लीनियर डिसकंटिन्यूटी मिला है, तो एक्सेप्ट करूँ कि रिजेक्ट करूँ? तो लेवल 2 कंफ्यूज हो जाएगा ना। लेवल 2 को क्या लिमिटेशन था कि भाई स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड एंड कोड के हिसाब से ही आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना है। लेकिन ये तो ये पाइप ऐसे ही अली बाबा जैसा बना है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? तो फिर वो डिसीजन है जो भी डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट करना, वो कौन ले पाएगा? लेवल 3 डिसाइड करेगा। तो लेवल 1 का ड्यूटी आपको समझ में आया, लेवल 2 का ड्यूटी समझ में आया, लेवल 3 का ड्यूटी समझ में आया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। एकदम ईजी, एग्जाम कैसे होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट 2 का जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप लेवल 1 लेवल 2 करने जा रहे हैं तो एग्जाम जो है वो कैसे होगा? तो जनरली यहाँ पे 3 पेपर होते हैं अगर लेवल 1 या लेवल 2 करने जाते हैं। तो पहला पेपर है जनरल। जनरल में आपको 70% से ज़्यादा पास लाओगे, मार्क्स लाओगे, 70% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो ही आप पास गिने जाएंगे, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक में भी 70% से ज़्यादा लाओगे तभी आप पास गिने जाओगे। प्रैक्टिकल में 80% से ज़्यादा लाओगे तभी पास गिने जाएंगे। और एवरेज जो है आपका, ये तीनों का एवरेज कितना परसेंट होना चाहिए? 80%। यादव जी, ठीक है, 80% आपको याद रखना है, 80% से ज़्यादा तीनों का एवरेज होना चाहिए तभी आप पास है, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं लेवल 3 की। तो लेवल 3 के भी 3 एग्जाम है।
पहला एग्जाम है बेसिक एग्जाम, दूसरा है मेथड एग्जाम, तीसरा है स्पेसिफिक एग्जाम। ओके, अभी बेसिक एग्जाम जो है वो जनरली मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है कि बेसिक एग्जाम का कोर्स कंटेंट क्या है। जनरली आपको आरटी करना है तो कंपलसरी आपको बेसिक एग्जाम देना ही पड़ेगा, भले ही वन टाइम देना है आपको, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम लिमिट के लिए वन टाइम देना है, लेकिन आपको बेसिक एग्जाम एक ही बार देना है कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिर बाद में वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और वापस आप दूसरा भी कोई मेथड करना चाहते हैं तो वापस एग्जाम देना पड़ेगा बेसिक। लेकिन समझो एग्जांपल के तौर पे मैंने 6 महीने पहले बेसिक एग्जाम दिया तो फिर मुझे आरटी करना है, तो आरटी के लिए मुझे वापस फिर बेसिक एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, खाली मेथड एग्जाम। यूटी करना है तो उस टाइम पे यूटी अप्लाई करो, जो भी है आपको पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, जो भी आप मेथड एग्जाम दे। टोटल कितने मेथड है? 16 मेथड है। 3 नहीं भाई, 3 तो पेपर है, ठीक है, 3 तो पेपर है। टोटल कितना मेथड है? 16 मेथड है, ठीक है। 16 मेथड में जो भी मेथड आपको देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये जनरली ये जो है AS&T प्रोवाइड द सर्विस, AS&T है ना, वो प्रोवाइड सर्विस करता है लेवल 3 का। वो 2 एग्जाम लेके करता है, एक बेसिक एग्जाम, एक मेथड एग्जाम, 2 एग्जाम लेता है, ठीक है। उसका अगर बेसिक एग्जाम देना है तो 35,000 AS&T सर्टिफिकेशन का फीस है। कितना है? 35,000 बेसिक का फीस। मेथड का फीस भी 35,000। ऐसे 35,000 जोड़ते जाओ, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, अगर डॉलर का वैल्यू अप एंड डाउन होगा तो फिर वो बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे AS&T प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द इंडस्ट्री प्रोवाइड लेवल 3 एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक एंड मेथड, ठीक है, मेथड एरिया। और ये जो स्पेसिफिक एग्जाम है वो जनरली एम्प्लॉयर को लेना है जब लेवल 3। समझो एग्जाम्पल के तौर पे यादव जी ने आप बेसिक एग्जाम दे दिया और मेथड एग्जाम का आरटी, एमटी और पीटी पास कर दिया। बेसिक एक बार दिया और उसके बाद में तीनों एक साथ में पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप कोई कंपनी जाएंगे तो कंपनी के अंदर क्या एग्जाम होता है? स्पेसिफिक एग्जाम, आरटी, एमटी और पीटी का। अगर वो पास है तो वो कंपनी के लिए आप लेवल 3 हो गए हैं, ऐसा रूल्स होता है। लेकिन इंडिया में तो साहब है, ठीक है। तो ऐसी करने की वजह से हम लोग पीछे रह गए। हम लोगों को जनरली एम्प्लॉयर को ही समझना चाहिए ये सब चीज कि जनरली हमको इसका स्पेसिफिक एग्जाम लेना चाहिए, ठीक है। तो इसने लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, स्पेसिफिक एग्जाम इज द स्टिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। मतलब स्पेसिफिकेशन एग्जाम किसको लेना चाहिए? एम्प्लॉयर को, जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसको लेना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरली मैंने यहाँ पे सैंपल सर्टिफिकेट दिखाया। कैसा सर्टिफिकेट है? सैंपल सर्टिफिकेट। कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई हमारे ऊपर कोई आग स्ट्राइक ना मारे, आग स्ट्राइक तो नहीं बोलेंगे, यूट्यूब में कॉपीराइट का कोई ना करे, इसके लिए मैंने ही सेटअप किया है। एक सर्टिफिकेट मेरा फॉर्म ही तैयार किया है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मेरा नाम है यहाँ पे, और जिसमें आप लेवल 2 या लेवल 1 करना चाहते हैं यहाँ पे वो चीज रहेगा। समझो आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट में करता चाहते हो, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक, अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, पेनेट्रॉन टेस्ट, वाइब्रेशन एनालिसिस, जो भी आप करना है, पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, वीटी, जो भी है, आरटीएफआई, जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे AS&T TC1 ने किसकी एडिशन के हिसाब से किया है आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना। यहाँ पे तो मैंने तो अभी 2020 डाला है, लेकिन पुराना कुछ लोग है ना वो अभी भी 2006 ही चला रहा है। इसको तो आइडिया है, राइट, है ना। पुराना वही चला रहा है, 2006, 2011, कुछ लोग तो 2016 अभी तक चला रहे। अभी मैं आपको एक सैंपल सर्टिफिकेट भी दिया था पढ़ने के लिए, तो उसमें भी क्या कौन सा था? 2016 का था। तो कम से कम आप याद रखो, ये आपको देखना है। आपका सर्टिफिकेट जब आता है तो 2020 लेटेस्ट एडिशन जो चलता है वही रखना चाहिए, वो आपको देखना है। बाकी वो तो छाप रहा है, उसको तो कुछ क्या है चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जनरल एग्जाम लिखा है, स्पेसिफिक एग्जाम लिखा है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिखा है। तो जनरल एग्जाम जो है, जनरल एग्जाम वो कितने मार्क्स का है? नहीं, मार्क्स नहीं है, ये पासिंग रेंज है। पासिंग रेंज कितना है? 70। स्पेसिफिक में 70, प्रैक्टिकल में 80, कंपोज मतलब एवरेज कितना होना चाहिए? 80, तभी जाके आप पास गिने जाओगे, ठीक है।
तो इतना आ गया, इसमें 70 में से 87, यहाँ पे 80 डाला, यहाँ पे, ये तो मैं सैंपल के लिए बनाया है, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे मैं ये रेड कलर का दिखा है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, XYZ जो भी है वो। ओके, रिटर्न प्रैक्टिस आपको डालना जरूरी, वहां पे मस्ट वर्ड आया था, पता है ना, मैं रिटर्न प्रैक्टिस समझाया, वहां पे मस्ट वर्ड, मस्ट आपको चाहिए। तो हमारी कंपनी का भी ये रिटर्न प्रैक्टिस नंबर है, तो हमारी कंपनी में भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो सभी कंपनियों को रिटर्न प्रैक्टिस रखना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। ओके, नियर विजन एक्यूरेसी J1 है, ये मैं आपको आगे आएगा तो समझाएगा। नियर विजन मतलब आंखों का दृष्टि आपका कैसा है। जनरली आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, एक आंख बंद करो, ये क्या लिखा है, दूसरा आंख बंद करो, वो क्या लिखा है, ये नंबर दिख रहा है, नीचे का नंबर दिख रहा है, ऐसा पूछता है ना, वैसे ही मैं यहाँ पे अभी आपको करवाएगा। ओके, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक करने के लिए इशिहारा चार्ट होता है। ये मैं चार्ट ऑलरेडी मैं आपको समझाया है, उसका मैं सेपरेट वीडियो भी इसका बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है तो हमारी मेंबरशिप में अवेलेबल होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ये ट्रेनिंग अवर्स है, वो भी मैंने डाला है यहाँ पे। टोटल 5 ईयर वैलिडेशन किया है, देखो 2022 से 2027, 15/8/2022 से 14/8/2027, मतलब 5 साल के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। और ये सर्टिफिकेट 5 साल के बाद आप कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि इसका मुझे रिन्यूअल कर दो, कुछ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह देंगे तो आपको वो रिन्यूअल करके देगा, ठीक है। या तो एग्जाम लेगा या तो रिन्यूअल करके देगा, जो भी है आपका इंस्टीट्यूट लेवल 3 के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको ये समझाता हूं, इसमें यहाँ पे तो तक तो मैंने समझा दिया है, रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए, ये सब, ये इतना एरिया समझाता हूं, ठीक है। ओके, अभी आते हैं हम लोग, ये SNTTC1 ये रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है। रिकमेंडेशन इनिशियल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लेवल क्या होते हैं वो, मतलब यहाँ पे टोटल बहुत सारे मेथड दिखाए गए हैं। लेवल 1 करना है तो कितने घंटे का आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेवल 2 लिखा है तो कितने घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब चीज यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपको, अभी आप समझो यहाँ पे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का लेवल 1 करना चाहते हैं तो आपको कितने घंटे का ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रेनिंग अवर्स। देखो ये जो है ना, ये लाइन पूरा मेथड का है, यहाँ पे NDT लेवल 1 लेवल 2 का है, ये लाइन टेक्निक्स का है, उसके भी सब डिवाइड है ना। जैसे कि लीकेज स्टेज में बबल लीकेज स्टेज है, प्रेशर चेंज लीकेज स्टेज है, हेलोजन डायोड लीकेज स्टेज है, और मास स्पेक्ट्रोमीटर लीकेज टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप है, लेकिन मेथड कौन है, मैन मुंडी कौन है, मैन मुंडी हमारा वही है, लिक टेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही पेनिट्रेंट टेस्ट है, तो पेनिट्रेंट टेस्ट में लेवल 2 करना, लेवल 1 करना है तो आपको कितने घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए क्लासरूम, 4 आवर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर लेवल 2 करना है तो कितने घंटे का आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, 8 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। ये मिनिमम रिकमेंडेशन ट्रेनिंग है, आप इससे प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको लेवल 2 करना है, क्या करना है, डायरेक्ट लेवल 2 करना है तो 4 + 8 कितना हुआ, 12 होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग अवर्स है। ओके, अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाया है, तो मिनिमम अवर्स इन मेथड, मिनिमम अवर्स इन ये मेथड में या तो कोई टेक्निक्स में। समझो मुझे ये बोलो कि मुझे लीक टेस्ट करना है लेकिन प्रेशर चेंज लीकेज टेस्ट में करना है, तो मुझे मिनिमम जो ट्रेनिंग अवर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे चाहिए, समझे। भले ही उसको इसमें भी एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस है, तो भी इतना मुझे चाहिए ही चाहिए लेवल 1 के लिए, ठीक है। पहला लाइन लेवल 1 के लिए, दूसरा लाइन लेवल 2 के लिए। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलो हम लोग अभी यूटी का कर रहे हैं तो यूटी का ही मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने ये येलो करके दिखाया है, ठीक है। अभी यूटी का आपको लेवल 2 करना है, क्या करना है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट का जो मशीन में घिसते हैं ना प्रोब उसका, तो लेवल 1 जो है उसके लिए कितना आवर्स चाहिए मुझे, 40 आवर्स। लेवल 2 के लिए कितना चाहिए, 40 आवर्स। टोटल अगर डायरेक्टली लेवल 2 कर रहे हैं तो कितना चाहिए, 80 आवर्स। तो मैं सर्टिफिकेट में यहाँ पे क्या दिखाया है, ट्रेनिंग आवर्स लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, क्यों लिखा है, ये मेरे शौक नहीं है, मेरे जेब में ऐसा नहीं है। ये SNTTC1 ये है, वो हमें गाइडलाइन देता है कि इतना मिनिमम करना चाहिए, इसके लिए तो यहाँ पे ये किया है। वरना मैं तो 10 घंटे का ट्रेनिंग दे के सब क्लियर कर देता ना, कली बोले जाओ हो गया, लाओ पैसा हो गया। वैसे पैसा तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये तो जस्ट बोल रहा हूँ, ऐसा होता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी चीज़ होगा वो कायदे के हिसाब से होगा। ओके, अभी बात करते हैं हम आगे। ये हो गया ट्रेनिंग आवर्स का, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स एंड टोटल आवर्स इन NDT में, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है।
अभी हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर जो होता है, ये तो यूटी का भी मैंने बात कर लिया कि 40 + 40, अगर डायरेक्टली लेवल 2 करना है तो लेवल 1 करना है तो 40, अगर यहाँ पे भी प्लस होगा अगर आपको प्लस में जाना है तो, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं, हम पेपर की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं पेपर निकाल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो, मुझे अभी कितना क्वेश्चन होना चाहिए, जनरल पेपर, स्पेसिफिक पेपर, ऐसा मैं दिखाया था ना। प्रैक्टिकल में फिक्स है 10 चेक पॉइंट है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से, कंपनी के एम्प्लॉयर के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन जनरल पेपर है, समझो मुझे आपको लेना है अल्ट्रासोनिक टेस्ट ही करना है, तो कहाँ गया अल्ट्रासोनिक टेस्ट भाई, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट है। तो जनरल पेपर में लेवल 1 कर रहे हैं तो कितना पेपर क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन। स्पेसिफिक पेपर में कितना लेवल 1 के लिए क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। लेवल 2 डायरेक्ट करना है तो आपको कितना क्वेश्चन है, 40। लेवल 2 करना है तो स्पेसिफिक में कितना रहेगा, 20। तो ये पेपर स्टाइल है क्वेश्चन का, सभी का, सबका यहाँ पे लिखा है, देख लो आप, ठीक है। यहाँ से देखो 39 तक मैंने लिखा है, थोड़ा प्लस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देखो ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी हम बात करते हैं नियर विजन की। उसमें एक पॉइंट बच गया था ना, अभी देखो ये मैंने पेपर का समझा दिया, ये कितने मार्क्स का होता है, ये सब चीज समझा दिया, ये समझा दिया। अभी ये दोनों एक डिस्कशन बाकी रह गया, ठीक है। और एक लास्ट वाला ये राउंड कर रहा हूँ, ये डिस्कशन बाकी रह गया। तो इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नियर विजन है वो। नियर विजन जो है आपका, एग्जामिनेशन शेल बी एंश्योर नेचुरल और करेक्टेड नियर डिस्टेंस एक्यूरेसी एटलीस्ट 1 eye such as applicant capable to reading the minimum Ziegler letter J2 and equivalent type of size and letter at distance is 12 inch on the standard Ziegler chart। ओके, बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, कोई भी आदमी है लेवल 1 या लेवल, कोई भी इंजीनियर हो, मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी इंजीनियर, अगर इंजीनियर है, ITI है, बीकॉम है, वो NDT लेवल 1 या लेवल 2 करने जाएगा, ठीक है। तो उसका दोनों में से कोई एक आंख, क्या लिखा है, दोनों में से कोई एटलीस्ट 1 eye, 2 eye होते हैं ना, एक को तो 2 ही eye होते हैं, किसी को 3 तो नहीं होते हैं। ओके, 2 eye में से मिनिमम कोई भी एक eye, समझो कोई एक आंख से ब्लाइंड है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो दोनों में से कोई एक आंख आपका नेचुरल और करेक्टेड, नेचुरल मतलब ये अभी हमारा जो आंख है नेचुरल है, कोई लोग गोगल्स पहनते हैं तो वो करेक्टेड है। करेक्टेड मतलब गोगल्स पहनना, मतलब गोगल्स का ग्लास जो है वो करेक्ट करता है ना वो देखने का विजन। तो नेचुरल और करेक्टेड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी दोनों में से एक आंख में आपका J1 J2 लेटर मिनिमम दिखना चाहिए। क्या लिखा है, जिगलर J2। अभी J1 J2 क्या है वो मैं दिखाता हूं। तो ये है J11, क्या है J10। कुछ फर्क दिख रहा है आपको, जल्दी से बोलो, क्या दिख रहा है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। देखो आप, J11 सबसे ज्यादा, J10 उससे छोटा कम, उससे 9 कम, और यहाँ पे साइज भी दिया गया है mm में, ठीक है। ये देखो, ये J6 है, ये J5 है, J4 है, J3 है, J2 है और J1 है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ये लेटर की, ठीक है। अभी देखो, कोई भी लेटर है वो 12 mm मिनिमम डिस्टेंस लिखा है। क्या डिस्टेंस लिखा है, मिनिमम, नॉट लेस देन 12, नॉट लेस देन 12 इंच, मतलब 12 से कम होना चाहिए जो भी है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना नियर आंखों का, और ये तो यहाँ से मेजर टैप, ये तो मेजर टैप तो हमारे पास है ही, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। ये जो आपका आंख है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, समझे आप। 12 क्या है, इंच, 12 इंच से कम होना चाहिए, 12 इंच से कम होना चाहिए, मतलब नजदीक में होगा तो चलेगा लेकिन दूर तक नहीं जाना चाहिए। और कौन सा लेटर, J2 मिनिमम लिखा है, J2 मिनिमम पढ़ लेना चाहिए। वैसा बंदा NDT लेवल 2 कर सकता है, लेवल 1 कर सकता है, समझे बात। एकदम सिंपल है ये चीज है ना, लोग बहुत घुमा घुमा के समझाते हैं, एकदम यहाँ पे सिंपल चीज है। ओके, कुछ लोग है ना मेरे से झगड़ा किया था लास्ट बैच में ऑनलाइन में कि कंपनी ने तो बोल दिया है, वो AS&T ने बोल दिया है J2 लेटर डालना है,
तो आप तो सब सर्टिफिकेट में J1 डाल रहे हैं, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था ना, इसमें भी देखो ये बंदे का J2 डाला, J1 डाला है ना। तो भाई ऐसा क्यों? तो भाई ये तो मिनिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है। आप J3 नहीं डाल सकते, चलो J3 नहीं डाल सकते, J5 नहीं, लेकिन J1 है तो आपका आंख और अच्छा है तो और बढ़िया है ना, तो वो डालना है ना आपको जो है एक्चुअल डालना है। कुछ लोग को तो J1 होता है ना, तो भी वो सर्टिफिकेट में कुछ लेवल 3 है ना, क्या डाल देते हैं, J2 डाल देते हैं। अरे भाई जो आंखों का नियर विजन है वो परफेक्ट जो है वही डालो, समझे बात। चलो ये हो गया, मुझे ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ओके, दूसरी बात, इस जो है ये 1 ईयर एवरी 1 ईयर में आपका आंख का मुंडी जो है, आंख है आपका आय है, वो चेकअप करवाते रहना है। कितना? 1 एवरी ईयर में, ठीक है, एन्युअली। अभी दूसरा है कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर कॉन्ट्रास्ट कौन सा है? ये कलर ब्लाइंडनेस का बात है। कलर ब्लाइंडनेस जो है उसकी बात कर रहे हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपको बात कर रहा हूं। द एग्जामिनेशन शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एंड डिफरेंटिंग द कॉन्ट्रास्ट अमंग द शेड ऑफ द, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, ग्रे शेड, ओके, रेड शेड, ये तो आपने देखा ही है, सबका टेस्ट मैंने कल किया था, राइट। तो ये शेड में है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया है, बहुत लंबा छोड़ा, तो वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात यही है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। सब बहुत सारा चीज़ कुछ लिमिट में पढ़ लेना चाहिए। ओके, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ओके, तो वे जो है कलर ब्लाइंडनेस वो आपका कितने सालों में चेक करवाना है? एवरी 5 ईयर में, एवरी 5 साल में कलर ब्लाइंडनेस आपको चेक करवाना है। चलो ये फंडा क्लियर हो गया। अभी विजन एग्जामिनेशन आर एक्सपायर्ड डे ऑफ लास्ट मंथ ऑफ एक्सपायरेशन। तो अभी ये फंडा मैं समझाता हूँ, ये कहना क्या चाहता है। तो ये विजन एग्जामिनेशन मतलब आंखों का आपका नियर विजन एग्जामिनेशन है ना। समझो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है? 14/8/2027। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31 का होता है, ठीक है। तो आपका एक्सपायरी 31/8/2027 में नियर विजन की मैं बात कर रहा हूं। अगर ईयरली करवा रहे हैं ना, जिस ईयर करवाए, समझो आपने ऐसा ही समझो कि आपने ये टाइम पे ही इससे 1 साल पहले करवाया था, 14/8/2026 पे आपने आंख चेक करवाया था, तो उसका एक्सपायरी ना मंथ के एंड में होता है, ऐसा वो कहना चाहता है। नया कोई रॉकेट नहीं है, मतलब मंथ के लास्ट में, ठीक है। सर्टिफिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं। ओके, अभी हम आगे आते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये सब कलर तो मैंने आपको करवा ही दिया है, क्या क्या दिखता है। मिनिमम 12 नंबर तो सबको कंपलसरी दिखना ही चाहिए। कुछ डिसीज है वो आपको देख लेना है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मैं अलग से वीडियो किया है। ओके, अभी बात करते हैं रीसर्टिफिकेशन की। तो भाई कितने साल में होता है? 5 साल में। क्यों 5 साल में? यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है 5 साल। क्या कितना दिखाया है मैंने यहाँ पे? 2022 से 2027, तो 5 साल हो गया ना इंटरवल। तो मिनिमम 5 साल में आपको रीसर्टिफिकेशन करना ही है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये सब चीज़ अच्छे से पता चलेगा, और ये वीडियो आप सब लोगों को शेयर करते रहिए।